Good afternoon, everyone. So, today we are going to discuss a topic on gout. ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल ख़ास करके rheumatic problems especially seen in men as well as women but rarely seen in childhood. तो gout की डेफिनेशन क्या है और ये किस कारण से होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको प्रीडिस्पोज करते हैं होने के लिए. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर की इंक्रीज यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी में. दैट कॉजेज द यूरिक एसिड क्रिस्टल डेपोजिशन इन द वेरियस बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. इसकी प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स रहते हैं वो होते हैं यूजुअली उन केसेस में जहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, नॉन वेज डाइट पे रहते हैं और दे हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. इन तीनों केसेस के अंदर देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन हो जाती है इस कंडीशन को डेवलप होने में. इसके अलावा ऑल्सो इन पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया यानी कि इंक्रीज लिपिड्स या कुछ जिनमें हाइपरटेंशन और प्रीवियस एपिसोड्स हो रहे हों कुछ सालों से, या पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में गाउट का टेंडेंसी देखी जाए, या फिर किडनी डिजीज़ की प्रीडिस्पोजिशन हो, उन केसेस में ऑल्सो गाउट की जो है प्रॉब्लम वो देखी जाती है कि ये ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाती है. अब इसके अंदर यूजुअली फ़ीमेल्स में यूजुअली इन द लेटर एज में डेवलप होती है, बट इन मेल्स इट कैन इवन डेवलप इन एन अर्ली एज, बट इट इज़ रेयरली सीन इन चाइल्डहुड. नाउ इसका जो डेपोजिशन रहती है यूरिक एसिड की, ये क्यों होती है या इसके क्या फैक्टर्स हैं कि ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है. तो इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, या तो आपकी यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है बॉडी में किसी कारण से, या फिर आपकी जो बॉडी है उस यूरिक एसिड को प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर पा रही है किडनी के थ्रू. देन इन दोस बोथ कंडीशंस जो यूरिक एसिड का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और उसके कारण आपका जो ये कंडीशन है डेवलप हो जाती है. क्योंकि आपकी जो यूरिक एसिड है वो यूजुअली डेपोजिट होने लग जाते हैं बॉडी टिश्यूज़ में, ख़ास करके जॉइंट्स में, जैसे कि एंकल जॉइंट्स हो गए, फिंगर्स में हो गए, नील्स में, टोस में, रिस्ट और स्मॉलर जॉइंट्स जो हैं बॉडी के उनमें ख़ास करके ये डेवलप हो जाते हैं. और इसकी डेपोजिशन करके ये ग्रेजुअली डिपॉजिट होने लग जाते हैं आपके और स्टिफनेस कॉज करने लग जाते हैं, और इसमें पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशंस डेवलप हो जाती है आफ्टर दैट. और अगर ये कंडीशन कंट्रोल नहीं होती है देन दे डेवलप इनटू टोफाई विच इज़ बेसिकली अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गाउट, जिसमें कि क्रिस्टल्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं आपके लम्स फॉर्म करके, और आपकी जो बोन और कार्टिलेजेस होती हैं बॉडी की उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. तो इसके अंदर स्टेजेस जो हैं गाउट के वो बेसिकली 3 स्टेजेस हैं गाउट के. फर्स्ट इज़ द एसिम्प्टोमेटिक गाउट, जो कि है कि इसमें सिम्टम्स पेशेंट को कोई नहीं होते, और इसके प्रायर फर्स्ट अटैक के पेशेंट के जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड जो है वो मूव कर रहा होता है और वो यूरेट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स एज सच नहीं डेवलप होते. सेकेंड जो स्टेज आती है वो है एक्यूट इंटरमिटेंट स्टेज ऑफ गाउट, जिसके अंदर की पेशेंट को पेन होना डेवलप हो जाता है, और ये पेन उसको कुछ दिनों तक रहता है और साथ में स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट को, पेन के साथ स्टिफनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, कईयों को थकान या फीवर भी डेवलप हो जाता है. और ये जो स्टेज है अगर ये फर्दर एडवांस करती है तो थर्ड स्टेज आती है, दैट इज़ द क्रोनिक टोफेशियस गाउट. इसके अंदर पेशेंट को एडवांस स्टेज में पेशेंट को टोफाई यानी कि हार्डेंड यूरेट क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, जो कि बोन्स में जहाँ पे भी वो डिपॉजिट होते हैं या जहाँ पे भी कार्टिलेज में वो डिपॉजिट हुए होते हैं वो हार्डेंड होने के कारण उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं. Now, what is the lab test or the diagnosis that can be confirmed that this is gout or not?
तो इसके अंदर कई क्लिनिकल टेस्ट्स हैं जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि ये गाउट की कंडीशन है या कोई और कंडीशन है, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसमें हम यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना यूरिक एसिड बॉडी में है इस टाइम पे, वेदर नॉर्मल है या नहीं है। सेकेंड, वी कैन सी द CBC प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, जिसमें कि यूजुअली न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज्ड मिलेंगे आपको। उसके अलावा अगर क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, अगर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में है पेशेंट, तो उस केसेस में आपको इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे कि ESR और CPR भी इंक्रीज मिल सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट, अगर हमें उसकी साइनोवियल फ्लूइड के एनालिसिस करने हैं तो दैट विल बी अ कंफर्म डायग्नोसिस टू सी वेदर दिस इज़ गाउट और नॉट। Now, what is the differential diagnosis between the gout and other disease conditions? So, इसको हम usually differentiate करते हैं pseudo gout से, which is also a form of gout, but जो crystals deposit होते हैं वो different रहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की crystals develop हो जाते हैं, जबकि जो actual gout होता है उसमें मोनोसोडियम यूरेट के crystals develop होते हैं। इसके अलावा वी कैन डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ट्रॉमा और सेलुलाइटिस ऑल्सो, जिसमें भी सिमिलर पेशेंट को पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, ट्रॉमा आता है, और सेप्टिक आर्थराइटिस में भी जहाँ पे पस फॉर्मेशन और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है जॉइंट्स में, एंड सिमिलर कंडीशंस अराइज होती हैं। सो अब इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें अगर यूरेट की सिक्रीशन और एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करना है या उसकी डेपोजिशन को डिक्रीज़ करना है बॉडी में, तो दोनों ही कंडीशन में आपका वेट रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ओबीस है तो उसके लिवर एंजाइम्स इंक्रीज़ हुए होंगे, उसका लिपिड प्रोफाइल विल बी ऑल्टर्ड, एंड दैट ऑल्सो विल रिजल्ट, और एक्चुअली प्री डिस्पोज फैक्टर है जो हमने पहले ही बताया था कि उसमें उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। वेट रिडक्शन के साथ ब्लड प्रेशर, लिपिड एंड डायबिटीज़ मेलाइटस का कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। डाइट की रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। यू नीड टू डिक्रीज द डाइट दैट हैज़ मोर काइंड ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन इन द बॉडी। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो घट जाए। अल्कोहल की कंजम्पशन इज़ टू बी stopped completely, because that also is a predisposing factor for this condition. Then कुछ medicines होती हैं that are also may aggravate this condition in the long run, or may give a rise to this condition if the patient is put on those medications for a long time. Now इसकी treatment क्या रहती है? So for the treatment, usually in allopathic medicines, they are usually given steroids or non-steroidal anti-inflammatory drugs or colchicine. And in homeopathic treatment, usually we treat the patient according to their symptoms and thus any predisposing factors जो हमने discuss किए हैं, अगर हमें वो मिलते हैं तो we have to first modify or correct those factors first, and once those factors are controlled, then only we can further correct the condition of gout. So इसके अंदर पेशेंट को अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ख़ास करके बिग टो में, उसको किस तरह से आराम आता है गर्म से, ठंडे से, या पेशेंट को किस तरह से इम्प्रूवमेंट रहती है, वो सब कंडीशंस जो हैं दैट ऑल आर टू बी चेक्ड. And once we have a complete history and the complete symptoms of the concerned patient, then we can give the medicine according to what the patient is suffering, what are the most aggravating factors he is facing or she is facing, and then also what other dietary modifications are to be done, or the patient has to be put on weight loss program, or they have to be put on a complete exercise modification. So all that things has to be considered to correct this condition. Now इसके अलावा कुछ केसेस में पेशेंट को अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में, जैसे कि
किस तरह के उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन दोज केसेस अगर उनकी कोई और प्रॉब्लम है तो वी हैव टू ऑल्सो अकॉर्डिंगली डू द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कॉज इज़। अब जो लास्ट है कि हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाउट एंड अ स्यूडो गाउट पेशेंट। सो यूजुअली जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम रहती है जॉइंट्स में वो इनिशियली स्मॉलर जॉइंट्स में रहती है, जैसे कि एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, बिग टो हो गया, एंकल्स हो गए। और जबकि स्यूडो गाउट में यूजुअली लार्ज और वेट बेयरिंग जॉइंट्स आर यूजुअली सीन इन्वॉल्व्ड, जैसे कि नीज, शोल्डर्स, हिप्स। सो दीज बिगर जॉइंट्स दे गेट इन्वॉल्व्ड इन स्यूडो gout. The predisposing factors in case of gout is usually hyperuremia, obesity, alcohol, whereas in pseudo gout it is osteoarthritis. Age is definitely a factor in that. Hypertension अगर पेशेंट को या पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन हाई डोसेस और दे हैव अ लो मैग्नीशियम लेवल, then those two can also be predisposing factors for development of pseudo gout. And both the gouts, that is the proper gout and the pseudo gout, in the case of gout, monosodium urate crystals are basically deposited in the joints, whereas in pseudo gout usually calcium pyrophosphate crystals they get deposited. So it is a complete we have to look into that what the problem is, patient is what the history of the patient is there any family history of the patient, is the patient obese, is he on alcohol or drugs for a long time, is the patient having proper nutrition. Then all these factors have also to be managed side wise along with the treatment with the medicines. So I hope you had some good information about this very common problem seen nowadays. And if you like the video, please like and share and have a great day. Thank you.